नेतन्याहू काफी उड़ रहे थे, लेकिन अब यमन और इराक ने मिलकर नेतन्याहू के पंखों को कुतर दिया है, नेतन्याहू को मजा चखाया है। किस तरह से, ये आपको मैं आगे बताऊंगी। लेबनान में सीजफायर उल्लंघन को लेकर हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है हिजबुल्लाह ने, ये भी आपको आगे बताऊंगी। बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू ने कौन सी नई साजिश रची है, सीरिया में तख्तापलट की साजिश को लेकर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है, ट्रंप ने पुतिन को फायदा पहुंचाने वाला कौन सा काम किया है, ये तमाम बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है जो हर रोज करती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करा करिए ताकि आप भूले ना लाइक करना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूला करिए। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आती हूँ तो इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। इस्राइल पर यमन और इराक का बड़ा हमला, समंदर, जमीन और आसमान से किए गए हमले में इस्राइल को बड़ा नुकसान, गजा में सीजफायर होने तक हमला जारी रहने की दी धमकी। लेबनान में सीजफायर उल्लंघन को लेकर हिजबुल्लाह की बड़ी चेतावनी, कहा उनके सब्र का इम्तिहान न ले इस्राइल। नेतन्याहू को हिदायत देते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू ब्लैकमेलिंग पर उतरे, गजा में युद्ध के दौरान 12,000 से ज्यादा लोगों को बनाया बंधक। गजा में जारी इस्राइल का नरसंहार, रिफ्यूजी कैंप पर किए गए हमले में 20 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी। द लाइव टीवी की खबर पर मोहर, सीरिया में असद के तख्तापलट की साजिश के पीछे विदेशी ताकतों के खिलाफ सबूत आया सामने, एसटीएस के लड़ाके ने साजिश से उठाया पर्दा। ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया बड़ा झटका, यूक्रेन की नाटो सदस्यता में शामिल करने की मांग को किया खारिज, रूस से सीजफायर करने पर किया मंजूर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट से आई खबरों की करते हैं। एक कहावत है दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नेतन्याहू पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। नेतन्याहू को सबक सिखाने के लिए यमन और इराक की तरफ से इस्राइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों देश इस्राइल पर लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। इस्राइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ समंदर से भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यमन और इराक ने इन हमलों से यह साफ कर दिया है कि जब तक गजा में नरसंहार नहीं रुकेगा, गजा में शांति स्थापित नहीं होगी इस्राइल पर, तब तक उनका हमला इसी तरह से जारी रहेगा। दोस्तों, लेबनान से भी एक बड़ी खबर है जहां इस्राइल ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। दोस्तों, सीजफायर के कुछ घंटे बाद से ही इस्राइल लगातार लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और अब इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हवाई हमला किया है। बिंट जेबिल इलाके के यारून में हुए हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस्राइल की तरफ से इसी तरह सीजफायर का उल्लंघन होता रहा तो हिजबुल्लाह के सब्र का बांध टूट जाएगा और इस्राइल को हमले का करारा जवाब मिलेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर महमूद कोमाती ने कहा कि हिजबुल्लाह की खामोशी को कमजोरी कतई न समझा जाए। उन्होंने कहा कि सीजफायर उल्लंघन की निगरानी करने वाली सीजफायर मॉनिटरिंग कमेटी को वो एक और मौका दे रहे हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाए। कोमाती ने कहा कि निगरानी कमेटी ने अभी तक जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है उससे यह साफ है कि वो अपना काम ठीक ढंग से, ठीक तरीके से नहीं कर रही है। उन्होंने लेबनानी सेना और यूएन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले पर दोनों पक्ष आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। कोमाती ने कहा कि हिजबुल्लाह अभी भी शांति के पक्ष में है और सीजफायर का पालन करना चाहता है, लेकिन ये अब नेतन्याहू को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। अब बात नेतन्याहू की एक और साजिश की करते हैं दोस्तों। बंधकों को रिहा करवाने में असफल होने पर नेतन्याहू बौखला गए हैं और अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं, ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहे हैं। यकीन ना हो तो इस खबर से समझिए जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा के 10,000 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा है।
इस्राएली जेलों में बंद करके रखा है। हाल के दिनों में ही इस्राएल ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप से 1000 लोगों को बंधक बनाया है। गजा पट्टी से 2000, जबकि वेस्ट बैंक से इस्राएल ने 10,000 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। जाहिर है नेतन्याहू हमास पर बंधकों के बदले बंधकों की रिहाई का दबाव बनाना चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग के जरिए। इंसाफ की लड़ाई लड़ने की दुहाई देने वाले नेतन्याहू को अपनी इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। अब बात गजा की, जहां इस्राएल का नरसंहार लगातार जारी है। गजा के अल मवासी इलाके पर किए गए इस्राएली सेना के हमले में 20 लोग शहीद हो गए। दोस्तों 20 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस्राएली सेना ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। इस कैंप में 14 से ज्यादा परिवारों ने पनाह ले रखी थी। वहीं गजा पट्टी के खान यूनुस में इस्राएली लड़ाकू विमान ने बड़ा हमला किया। एक इस्राएली पत्रकार ने यह दावा किया कि इस्राएली सेना ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया जो रिहायशी इलाके में है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमास ने यहां हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था, जिसे इस्राएल ने धमाके से तबाह कर दिया। लेबनान के बाद गजा में सीजफायर की उम्मीद जगने लगी है। दोस्तों कतर ने कहा है कि गजा में शांति का रास्ता तलाशने के लिए वो बिचौलिया बनने के लिए फिर से तैयार है। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की गद्दी संभालेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाने से पहले दोनों गुटों यानी कि इस्राएल और हमास के बीच शांति समझौता कायम हो जाए। इससे पहले कतर ने खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया था कि दोनों पक्ष सीजफायर को लेकर गंभीर नहीं है। गजा और लेबनान में इस्राएली नरसंहार के खिलाफ तुर्की में इन दिनों जबरदस्त विरोध हो रहा है। दोस्तों तुर्की की जनता अपनी सरकार से मांग कर रही है कि वो इस्राएल को मदद देना बंद कर दे। इस्राएल को तुर्की तेल की सप्लाई करता है। तुर्की के लोगों का कहना है कि जब तक नेतन्याहू नरसंहार बंद नहीं करते, तुर्की को इस्राएल की कोई मदद नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर दोस्तों लगातार तुर्की में विरोध हो रहे हैं, लेकिन तुर्की की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और लगातार नेतन्याहू के इस्राएल की मदद वो कर रही है। अब बात सीरिया में जारी संग्राम की करते हैं। दोस्तों सीरिया में विद्रोहियों और सीरियाई सैनिकों के बीच पिछले 9 दिनों से घमासान जारी है। सीरिया के हामा शहर में सीरियाई और रूसी हमले में विद्रोही लड़ाकों के छक्के छूट रहे हैं। दुम दबाकर उन्हें भागना पड़ रहा है। विद्रोहियों के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों के साथ साथ मिसाइल और तोपों से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों द लाइव टीवी ने आपको पहले भी ये बताया था, अपने कई वीडियोस में ये बता चुका है द लाइव टीवी कि सीरिया में तख्ता पलट की साजिश के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। और अब द लाइव टीवी की इस खबर पर पक्के तौर पर मोहर लग चुकी है। द लाइव टीवी की खबर की पुष्टि खुद HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम संगठन के पूर्व लड़ाके ने की है। एक इंटरव्यू में उसने दावा किया है कि यूक्रेन ने HTS के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है। यही नहीं, रूसी लड़ाकू विमानों को टारगेट करने के लिए उन्हें ड्रोन अटैक की भी ट्रेनिंग दी गई है। ऐसा खुलासा HTS के एक लड़ाके ने किया है। दोस्तों पूर्व लड़ाके ने किया है। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की करते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन की नाटो संगठन में शामिल होने की डिमांड को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप इस बात के लिए राजी ही नहीं है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि पुतिन ने हमेशा से इस बात का विरोध किया है और चेतावनी भी दी है कि यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने पर अमेरिका समेत नाटो के तमाम देशों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पुतिन ने अपनी तैयारियों से नाटो देशों को यह चेतावनी भी दी थी कि रूस के हमले के लिए वो तैयार रहे। दरअसल हाल के दिनों में पुतिन ने जहां अपने परमाणु हमले के नियमों में बदलाव किए हैं, वहीं घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट के जरिए वो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराकर दहशत में डाल रहे हैं। तुर्की समेत नाटो के कई देशों ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि यूक्रेन के लिए वो पुतिन से पंगा लेना नहीं चाहते। नाटो के दरवाजे बंद होने के बाद यूक्रेन ने रूस के सामने घुटने टेक दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस से शांति समझौते को लेकर जेलेंस्की ट्रंप की टीम के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं।
जेलेंस्की के झुकने का मतलब यह है कि शांति समझौते के दौरान उन्हें पुतिन की तमाम शर्तों को मानना होगा और यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वो रूस के पास ही रहेंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की कोशिशों के बीच रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रयाबकोव ने कहा कि वो ट्रंप के प्रस्ताव का आकलन कर रहे हैं, लेकिन रूस साफ कर देना चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर शांति समझौता करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। अब बात ताइवान की, जिसको लेकर इन दिनों चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई है। दोस्तों, चीन ने हथियार निर्माण से जुड़ी अमेरिका की 13 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इन कंपनियों पर ताइवान को हथियार की सप्लाई करने का आरोप है। बता दें कि ताइवान पर चीन अपना दावा जताता है, अपना दावा ठोकता है, वहीं अमेरिका हथियारों के जरिए ताइवान की मदद कर रहा है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब बात रूस और ईरान की दोस्ती की, जो दिनों दिन नए आयाम को छू रही है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ मजबूत होते संबंध पर खुशी जताई है। पुतिन ने कहा कि रूस और ईरान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ये और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो प्लीज जरूर शेयर किया करिए। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है वीडियो, तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज।